प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल कालीन संस्कृति के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल कालीन चित्रकला लेंगे और मुगल कालीन चित्रकला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुगल कालीन चित्रकला। देखिए, मुगल शासकों को अगर आप देखें तो मुगल शासक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक के साथ साथ अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी रुचि लेते थे। उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी रुचि थी। और फिर आप देखेंगे कि इस काल में उन्होंने स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला को भी संरक्षण दिया। ठीक है, और तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात रही। और फिर आप देखेंगे मुगल काल में चित्रकला ने भी कुछ ऐसे मानदंड ग्रहण किए जो आगे की चित्रकला के लिए आधार बना। अब हम मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो चीज़ों पर हम बल देंगे। पहली चीज़ तो मुगल कालीन चित्रकला का विकास, ये आपको बताएंगे। चित्रकला का विकास, मुगल काल में चित्रकला का विकास एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे कि मुगल काल में मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या थी, चित्रकला की विशेषताएं हैं। ये दो चीज़ें, और इन्हीं को आगे हम आपको लेक्चर में विश्लेषित करेंगे। तो आगे इन्हीं के बारे में चर्चा होगी। मुगल कालीन चित्रकला का जो विकास हुआ उसके बारे में, और मुगल कालीन चित्रकला की जो विशेषताएं थीं उनके बारे में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन चित्रकला का विकास। तो सबसे पहले मुगल चित्रकला में हम आपको मुगल शासकों के काल में, किसके काल में क्या चित्रकला का विकास हुआ वो हम आपको बताएंगे। देखिए, मुगल काल में अगर देखा जाए तो यद्यप चित्रकला का अगर देखा जाए तो एक क्रमिक विकास होता है। हुमायूं से लेकर के जहांगीर तक अगर आप देखें तो मुगल काल का क्रमिक रूप में विकास होता रहा। ठीक है, यद्यप शाहजहां प्रारंभ में रुचि लिया, बाद में नहीं लिया, तो मुगल चित्रकला के पतन की शुरुआत हुई। और औरंगजेब धार्मिक कारणों से चूंकि रुचि नहीं लेता है तो इस कारण से उसके काल में चित्रकला का, मुगल चित्रकला का पतन होता है। अब मुगल चित्रकला के विकास में हम शुरुआत बाबर से करेंगे। यद्यप बाबर के समय में मुगल चित्रकला की नींव नहीं रखी गई, उसका आधार निर्मित नहीं हुआ, लेकिन बाबर के संदर्भ में केवल हम ये बताएंगे कि बाबर को चित्रकला में रुचि थी। तो बाबर को चित्रकला में क्या थी? रुचि थी। ठीक है, ये अब कैसे पता चलता है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में, यानी तुझके बाबरी में, जानते हैं आप लोग, ये बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध चित्रकार, ईरानी चित्रकार बिहजाद के चित्रों का मार्मिक वर्णन या मार्मिक समीक्षा की है। समीक्षा का मतलब यह है कि ये कौन से अच्छे चित्र बनाता है, कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें इसके कम अच्छे चित्र बनते हैं। तो इस तरह की इसने समीक्षा की। इससे पता चलता है कि बाबर को चित्रकला में रुचि थी। ठीक है, तो बाबर ने 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार, ईरानी था वो, ईरानी चित्रकार बिहजाद, नाम याद रखिए, बिहजाद के चित्रों का मार्मिक समीक्षा की है। ये आप देखेंगे कि तैमूरी शासक हुसैन बैकरा के दरबार में ये रहा करता था। तो चलिए, अब बाबर के बाद अगर आप देखें तो
हुमायूं शासक बना। अब हुमायूं के समय में अगर देखें तो हुमायूं को चित्रकला में रुचि थी और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जब हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, शेर शाह से पराजित होने के बाद हुमायूं को जब हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा तो हुमायूं भाग करके ईरान पहुंचा और ईरानी प्रवास के दौरान वहां वो दो चित्रकारों के संपर्क में आता है, एक ख्वाजा अब्दुस समद, ख्वाजा अब्दुस समद, और दूसरे कौन थे? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। ये इनके संपर्क में आया, इनसे प्रभावित हुआ हुमायूं। और जब हुमायूं ईरान से हिंदुस्तान वापस आया और फिर से गद्दी प्राप्त की तो हुमायूं ने इन दोनों ईरानी चित्रकारों को अपने साथ ले आया और फिर आप देखेंगे इनके सहयोग से हुमायूं ने मुगल चित्रकला की नींव रखी। यानी यहीं से मुगल चित्रकला की नींव रखी जा रही है, ठीक है, नींव। तो मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? हुमायूं ने रखी, ठीक है। और ये दोनों चित्रकार जो है इसके समय में रहे, चित्र बनाना शुरू किए। इसने मीर सैयद अली को, हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की, नादिर उल अस्र की उपाधि भी दी थी, अपने समय का श्रेष्ठ, ठीक है। तो इस तरह से हुमायूं ने मुगल चित्रकला की नींव रखी। क्योंकि हुमायूं दोबारा आने के बाद केवल 6 महीने ही शासन कर पाया, शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। अतः आगे फिर अकबर की देखरेख में मुगल चित्रकला का विकास हुआ। अब जब अकबर शासक बना तो अकबर को भी चित्रकला में विशेष रुचि थी और इसने चित्रकला को व्यापक संरक्षण दिया। अब यहां पर अगर आप देखें, वास्तव में अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला का वास्तविक विकास होता है, ठीक है। मुगल चित्रकला, जो चित्रकला के नाम के आगे मुगल शब्द लगा कि मुगल चित्रकला, तो मुगल चित्रकला की वास्तविक स्थापना अकबर ने की। अब आप देखेंगे कि अकबर के चित्रशाला में विदेशी चित्रकार यानी ईरानी चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली तो थे ही, बड़ी संख्या में इसने भारतीय चित्रकारों को भी नियुक्त किया। हा? अब देखिए, भारतीय चित्रकार का मतलब हिंदू शैली में निपुण चित्रकार, हिंदू शैली में निपुण चित्रकार। तो अगर आप मुगल शैली को बताना है तो मुगल शैली का निर्माण ईरानी और हिंदू शैली से मिल करके, इन्हीं के समन्वय से क्या बनती है? मुगल चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली। तो जिसे हम मुगल चित्रकला शैली कहते हैं, उस शैली पर ईरानी और हिंदू शैली का प्रभाव है। फिर कालांतर में इसमें अकबर के शासन के अंत तक राजस्थानी शैली, कश्मीरी शैली का भी प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। तो अकबर ने चित्रकारों को व्यापक संरक्षण दिया, बड़ी संख्या में भारतीय चित्रकारों को भी इसने नियुक्त किया, ठीक है। अब अकबर चित्रकला को विशेष संरक्षण देने के लिए आप देखेंगे एक चित्रकला का विभाग खोला, चित्रकला का विभाग खोला है? और फिर एक चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद को, ख्वाजा अब्दुस समद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। तो अकबर ने जो चित्रकला का विभाग खोला, उस विभाग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ख्वाजा अब्दुस समद को, ठीक है। और चित्रकारों को व्यापक संरक्षण इसने प्रदान किया। और
अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार थे, जिनमें 17 चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे और इन 17 चित्रकारों में 13 हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, यानी 17 प्रसिद्ध चित्रकारों में 13 जो है हिंदू हैं। हाँ, तो ये तथ्य दर्शाता है कि स्थानीय चित्रकारों को अकबर ने संरक्षण दिया था। ठीक है, अब इस काल के प्रमुख चित्रकारों में आप देखेंगे कि एक नाम तो ख्वाजा अब्दुल समद का है, ईरानी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और इस युग के अकबर के समय के महान चित्रकार हुए और ये चित्र बनाने के साथ साथ सुलेखन में भी बड़े प्रवीण थे। सुलेखन यानी चित्र बनाने के बाद बहुत सुंदर राइटिंग में उसकी विशेषता भी लिखते थे, तो सुलेखन कला में भी विशेषज्ञ थे। ठीक है, और इसीलिए अकबर ने इन्हें सीरी कलम की उपाधि दी। सीरी कलम, तो अकबर ने अपने किस चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? तो उत्तर होगा ख्वाजा अब्दुल समद को। विकास में ये चीजें बतानी होंगी। फिर दूसरे प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली थे, ये भी ईरानी शैली का महान चित्रकार, और अकबर ने इन्हें मीर मुसब्बिर अर्थात मुख्य चित्रकार की उपाधि दी थी। तो मीर मुसब्बिर का मतलब मुख्य चित्रकार की उपाधि किसे दी थी? मीर सैयद अली। और इनकी देखरेख में व्यापक पैमाने पर अकबर के समय चित्र बनाए गए। अब अन्य चित्रकारों में, हिंदू चित्रकारों में दसवंत का नाम सबसे अग्रणी है। यह हिंदू चित्रकारों में अग्रणी चित्रकार था दसवंत। और आप देखेंगे कि दसवंत जो है ये महाभारत का जो फारसी अनुवाद है रज्मनामा, इसके लिए चित्र बनाया है। रज्मनामा के लिए चित्र दसवंत ने बनाया था और ये पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह बसावन, अकबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? बसावन व्यक्ति चित्रण में निपुण था और ये व्यक्ति चित्रण के साथ साथ एक व्यंग्य चित्रकार भी था। क्या था? व्यंग्य चित्रकार, व्यंग्य रूप में जैसे कार्टून बनाना, इस तरह। तो व्यंग्य चित्रकार कौन था? बसावन। और बसावन के चित्रों में आप देखेंगे कि मजनू का चित्र बड़ा श्रेष्ठ चित्र माना गया, कि इसने मजनू को जो है एक दुबले पतले घोड़े के साथ वीरान क्षेत्र में भटकते हुए चित्रित किया है। तो ये बसावन का बड़ा विशिष्ट चित्र है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि तारानाथ, जगन्नाथ, सामलदास, ये सब चित्रकार थे जो युद्ध चित्रण में निपुण होते थे। ठीक है, अब अकबर के समय में अगर आप देखें तो अकबर के समय में कई प्रकार के चित्रों का विकास हुआ। जैसे चित्रपट। चित्रपट क्या है? कुछ जो कथाएं प्रचलित होती थी उन कथाओं को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना, चित्र बना देना, वो चित्रपट है। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि अकबर के समय में 1582 में दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रण हुआ। और ये दास्तान अमीर हमजा ये अकबर के समय में 1582 में पूर्ण हुई थी। यद्यपि इसकी नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी, लेकिन 1582 में ये पूर्ण हुई। और अमीर हमजा जो पैगंबर मोहम्मद साहब के समकालीन थे, उनकी कथाओं का इसमें चित्रण है। और ये ईरान की हेराती शैली से प्रभावित है, लेकिन वेशभूषा जो है वो स्थानीय है। इसका चित्रण ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के देखरेख में किया गया है। और मुख्य रूप से अकबर के चरित्र चित्रण को ध्यान में रख करके ये चित्र बनाए गए। 12 जिल्दों में है, लगभग 1400 चित्र इसमें बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चित्रण। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अकबर के समय में ग्रंथ चित्र बनाए गए। अनेक ग्रंथों के लिए चित्र बनाए गए, ग्रंथ चित्रण। ठीक है, तैमूरनामा, बाबरनामा, चंगेजनामा, अकबरनामा के लिए चित्र बनाए गए। महाभारत, पंचतंत्र, इनके लिए चित्र बनाए गए।
तो ये सब चित्र जो है ग्रंथ चित्रण के अंतर्गत आते हैं। फिर व्यक्ति चित्र बनाए गए, तो व्यक्ति चित्र में अकबर और अकबर के दरबारियों के बड़ी संख्या में चित्र बनाए गए। और फिर भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र क्या है? दीवारों पर बनाए गए चित्र। तो अकबर के समय में बड़ी संख्या में दीवारों पर चित्र बनाए गए। लाहौर की किले के अंदर उत्तरी दीवार, फतेहपुर सीकरी के महलों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए। युद्ध का चित्रण, शिकार का चित्रण, हाथियों की लड़ाई का चित्रण, उत्सव मनाते हुए चित्रण, ये सब भित्ति चित्र में बनाए गए। तो अकबर के समय में आप देखेंगे कि ये कई प्रकार के चित्रकला का विकास होता है। अब अकबर के बाद आगे अगर देखें तो उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। और फिर जहांगीर को अगर आप देखेंगे तो जहांगीर चित्रकला में बहुत अधिक रुचि रखता था। यानी मुगल शासकों में अगर देखा जाए तो जहांगीर चित्रकला में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाला बादशाह था। और ये स्वयं कहा करता था कि मेरे सामने कोई भी मृत या जीवित चित्रकार का चित्र रख दिया जाए तो ये मैं बता दूंगा कि ये किसने बनाया। और यह किसी चित्रकार ने, एक ही चित्र में किसी चित्रकार ने आंखें बनाई हैं, किसी ने भवें बनाई हैं, अलग अलग अंगों का अलग अलग चित्रकारों ने चित्रण किया, तो मैं बता दूंगा कि आंखें किसने बनाई है और भवें किसने बनाई। तो ये जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी शासक था। और यही कारण है कि जहांगीर का जो शासन काल है ये चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल, जिस तरह शाहजहां का शासन काल स्थापत्य का स्वर्ण काल है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जहांगीर का शासन काल वो चित्रकला का स्वर्ण काल हो सकता है, स्वर्ण काल कहा जा सकता है। तो जहांगीर ने चित्रकारों को बहुत संरक्षण दिया, धन दिया, सम्मान दिया, ठीक है। अब जहांगीर के समय में अगर देखा जाए तो जहांगीर के समय में जो मुगल चित्रकला में एक परिवर्तन आता है वो ये है कि इस काल में मुगल चित्रकला पर से ईरानी शैली का प्रभाव कम होने लगा। ईरानी शैली का प्रभाव कम होने लगा। इसकी जगह मुगल चित्रकला पर यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। क्या लगा? बढ़ने लगा। ये एक परिवर्तन आप बताएंगे, एक विकास की प्रक्रिया में ये परिवर्तन बताएंगे कि ये ऐसा होता है जहांगीर के काल में, ठीक है। ईरानी शैली का प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगता है, ठीक। फिर जहांगीर के काल में अगर देखा जाए तो एक और विशेषता मिलती है, प्रकृति चित्रण महत्वपूर्ण हो गया। प्रकृति चित्रण यानी जो ग्रंथ चित्र वगैरह बनाए जाते थे वो कम हुआ, प्रकृति चित्रण पर बल दिया गया। प्रकृति चित्रण में आप देखेंगे कि दुर्लभ फूल, वनस्पति, दुर्लभ फूल, दुर्लभ वनस्पतियां, दुर्लभ पशु पक्षी, ये सब का चित्रण जहांगीर के काल में, क्योंकि जहांगीर स्वयं प्रकृति प्रेमी बादशाह था, इसलिए वो प्रकृति चित्रण पर अधिक बल देता है। तो ये एक और चीज। तीसरी चीज, इसी काल में चित्रों को सजाने के लिए हाशिए का निर्माण शुरू हुआ और हाशिए से जो चित्र बनाए जाते थे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। चौथी चीज, इसने चित्रकारों को विषय की स्वतंत्रता दी, विषय की स्वतंत्रता दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि अब चित्रकारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, अच्छा से अच्छा चित्र बनाने की, और चित्रों में विविधता आने लगी, चित्रों में विविधता आने लगी, ठीक है। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन आपको जहांगीर के काल में दिखाई पड़ेंगे। मतलब ईरानी शैली का प्रभाव कम, यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगा, प्रकृति चित्रण पर बल दिया गया, चित्रों को अलंकृत करने के लिए हाशिया का निर्माण शुरू हुआ और चित्रकारों को विषय की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी और चित्रों में विविधता आ गई, तरह तरह के। तो ये चीजें जहांगीर के समय में होता है। अब
अन्य जहांगीर के समय की बातें अगर देखें तो जहांगीर के चित्रशाला में अनेकों चित्रकार रहा करते थे। अब जहांगीर की चित्रशाला में आप देखेंगे कि आका रिजा का पुत्र था अबुल हसन, ठीक है। फिर मंसूर, विसनदास, दौलत, मनोहर, सालिवाहन, ये सब जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार हुए। अब जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन, ठीक है। और ये जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया है, और आप देखेंगे कि अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अपने समय का अद्भुत, नादिर उल जमा अपने समय का अद्भुत। मंसूर को अगर आप देखें तो मंसूर लघु चित्रों के चित्रण में बहुत निपुण था। लघु चित्रों के चित्रण में ये क्या था? निपुण। जैसे फूल पत्तियां बनाना, पशु पक्षियों का चित्रण करना, ये इस चित्रण में मंसूर बहुत निपुण था। और आप देखेंगे कि इसने साइबेरिया का सारस का चित्रण किया, ठीक है। और लाल फूलों की बहार, ये फूलों का संग्रह है, लाल फूलों की बहार, बंगाल का पुष्प का संग्रह। तो ये सब मंसूर के उत्तम चित्र हैं। और मंसूर को आप देखेंगे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्र, अपने समय का श्रेष्ठ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मंसूर इस युग का महत्वपूर्ण चित्रकार था। बिशन-दास यूरोपीय शैली का चित्रकार था, और ये व्यक्ति चित्रण में निपुण था, ठीक है। और जहांगीर ने अपने इस चित्रकार को फारस भेजा था। किस काम से? कि फारस के सम्राट और उस सम्राट के दरबारियों का चित्र बना के लाए। तो बिशन-दास फारस गए और फारस के सम्राट और उसके दरबारियों का चित्र बना करके ले आते हैं। दौलत को जहांगीर ने आदेश दिया कि वो अपने सभी साथी चित्रकारों का चित्र बनाए। तो चित्रकारों का चित्र किसने बनाया था? दौलत ने। सालिवाहन आप देखेंगे कि ऐतिहासिक चित्रों के चित्रण में बड़े निपुण थे। ऐतिहासिक चित्रों के चित्रण में सालिवाहन निपुण थे। मनोहर बसावन के पुत्र थे। बसावन अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था, उन्हीं के पुत्र थे। तो इस तरह से जहांगीर ने अपने चित्रकारों को व्यापक संरक्षण दिया, धन प्रदान किया और बड़ी बड़ी उपाधियों से सम्मानित किया। परिणाम क्या हुआ कि इसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। तो यह हमने आपको जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास बताया, ठीक है। अब आते हैं शाहजहां। अब शाहजहां को प्रारंभ में तो चित्रकला में रुचि थी, और जहांगीर के समय के अनेक चित्रकार इसकी भी चित्रशाला में थे। आप देखेंगे कि हितकारी, आपका गोवर्धन, फिर बालचंद्र, अनूप, ये सब इसके समय में भी थे। और शुरू में शाहजहां अपने पिता की परंपरा को भी बनाए रखा। यही कारण है कि शाहजहां के समय में बने चित्र और जहांगीर के समय में बने चित्रों में अंतर कर पाना कठिन है, ठीक है। अब शाहजहां को अगर देखा जाए तो इसे दरबारी शानो शौकत, मान मर्यादा, दिखावटी मान मर्यादा से संबंधित चित्रों को बनवाने का बहुत शौक था।
इसे अपना दैवी प्रकार का चित्र बनवाने का भी बहुत शौक था। दैवी प्रकार, जैसे सिर के पीछे प्रकाश का गोला हो तो व्यक्ति जो है बिल्कुल देवतुल्य लगेगा, ठीक है। तो ये इसे अपना दैवी प्रकार का चित्र बनवाने का बहुत शौक था। इसके समय में सोने के पानी से भी चित्रकारी की जाने लगे, सोने के पानी से, ठीक है। तो सोने के पानी से, यद्यपि इसमें भड़काऊपन अधिक आ गया था, इसके समय में हाशिया चौड़ी बनाई जाने लगी, उससे भी चित्रों का संतुलन बिगड़ा। ये कुछ तो विशेषताएं थी, लेकिन जब शाहजहां अपने स्थापत्य योजनाओं में व्यस्त हो गया, स्थापत्य कला में, तो फिर वो चित्रकला पर ध्यान नहीं दे सका। परिणाम क्या हुआ कि मुगल चित्रकार, आप देखेंगे कि मुगल दरबार छोड़ छोड़ करके राजस्थानी और पहाड़ी राज्यों में पहुंचे, वहां संरक्षण प्राप्त करने लगे, और यहीं से मुगल चित्रकला के पतन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो मुगल चित्रकला के पतन की शुरुआत शाहजहां के समय से, और औरंगजेब के समय में अगर देखें तो चूंकि औरंगजेब धार्मिक कारणों से, ये इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, धार्मिक कारणों से ये चित्रों को पसंद नहीं करता था, नफरत करता, चित्रों से नफरत। और यही कारण है कि इसके समय में मुगल चित्रकला का पूर्णतः पतन हो गया। तो हुमायूं के समय से जो चित्रकला की नींव पड़ी, औरंगजेब के समय तक आते आते पूर्णतः खत्म हो जाती है। तो ये हमने आपको मुगल कालीन चित्रकला का विकास बताया कि किस तरह से आपको बाबर से लेकर के औरंगजेब तक बताना है, वो हमने आपको बताया। एक क्रमिक रूप में मुगल चित्रकला का वर्णन एक क्रमिक रूप में आपको करना है। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं। मुगल काल के चित्रकारों ने जो चित्र बनाए, उन चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो देखिए, मुगल कालीन चित्रकला की अपनी कुछ विशिष्टताएं या विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली चीज अगर आप देखें, मुगल कालीन चित्रकला अपने प्रारंभिक अवस्था में अगर देखें, प्रारंभिक अवस्था में ये क्या है, ईरानी चित्रकला से प्रभावी, ईरानी शैली से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। और फिर हिंदू शैली के समन्वय से मुगल चित्रकला का विकास होता है, एक तो ये विशेषता है। फिर आगे चल करके जहांगीर के काल में क्या परिवर्तन आता है कि यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगता है, ठीक है। इसका प्रभाव, ईरानी शैली का प्रभाव कम होने लगता है और यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगता है। और फिर इस पर स्थानीय शैलियों का भी, कश्मीरी शैली, राजस्थानी शैली, सबका प्रभाव है। तो एक तो ये विशेषता। दूसरी, मुगल शैली के चित्रों को अगर देखें कि मुगल शैली के जो चित्र हैं, इन्हें आप दो भागों में बांट सकते हैं, और नंबर एक लघु चित्र, और नंबर दो एकल चित्र या व्यक्ति चित्रण, ठीक है। ये छोटे छोटे लघु चित्र में फूल, पत्ती, वनस्पति, जीव जंतु का चित्रण लघु चित्र के श्रेणी में आते हैं। और एकल चित्र क्या है, व्यक्ति चित्रण है, किसी व्यक्ति का अकेला चित्र है, वो एकल चित्र है, इसीलिए इसे व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है। अब विशेषता क्या है कि मुगल शैली के जो चित्रकार हैं वो लघु चित्रों के चित्रण में अधिक निपुण, तकनीकी रूप से अगर हम देखते हैं, चित्र तो दोनों अच्छे हैं, ठीक है, चित्र दोनों अच्छे हैं, लेकिन मुगल चित्रकार तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो किस शैली में निपुण हैं,
वो लघु चित्रों के चित्रण में अधिक निपुण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता आपको हमने बताई। तीसरी विशेषता यह है कि मुगल चित्रकला, मुगल शैली के चित्र दरबारी शैली के चित्र, मुगल चित्रकला एक दरबारी शैली है और इसमें आप देखेंगे कि दरबारी शान शौकत का चित्रण, दरबार में उत्सव मनाए जाने का चित्रण, ठीक है, शासकों दरबारियों का चित्रण हुआ, युद्ध का चित्रण, शिकार का चित्रण, हाथियों की लड़ाई का चित्रण, ये सब एक दरबारी शैली को दर्शाती है। और दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि मुगल चित्रकला जो सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक सत्य है, ये सामाजिक यथार्थ से परे है। यानी सामाजिक यथार्थ को अपने चित्र में इन्होंने स्थान नहीं दिया, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से ये एक दरबारी शैली, और फिर आप देखेंगे कि मुगल शैली के चित्रों में धार्मिक चित्रों से भी परहेज किया गया, धार्मिक चित्र नहीं बनाए गए। अब मुगल चित्रकार जो है मुख्यतः जब चित्र बनाते थे तो इसमें पृष्ठभूमि, भाव-भंगिमा, मुखाकृति, चरित्र चित्रण, इस पर बल देते थे, चरित्र चित्रण। तो इन्होंने अपने चित्रों में इन चीजों, पृष्ठभूमि के निर्माण में भाव भंगिमा, मुखाकृति, चरित्र निर्माण, इस पे बल दिया। फिर अगर मुगल कालीन चित्रकारों को रंग की विशेषता देखें तो ये मुख्यतः लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, इन रंगों का प्रयोग ये करते थे। यद्यपि ये रंग विधान में भी निपुण होते थे, रंग विधान में निपुण होते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में मुगल चित्रकला पे ईरानी शैली का प्रभाव है, लेकिन बाद में यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ने लगा। मुगल कालीन चित्र दो प्रकार के मिलेंगे, लघु चित्र, एकल चित्र। लेकिन तकनीकी रूप से मुगल चित्रकार लघु चित्रों के चित्रण में क्या है, निपुण है। दूसरी चीज, मुगल चित्रकला एक दरबारी शैली है, सामाजिक यथार्थ से परे है, दूर है, और इसमें मुख्यतः दरबारी शानो शौकत, सम्राट, दरबारियों का चित्र, उत्सव का चित्र, युद्ध का चित्र, शिकार का चित्र, ये सब बनाए गए। फिर मुगल चित्रकारों ने धार्मिक चित्रों से परहेज किया। चित्र बनाने में मुगल चित्रकारों ने पृष्ठभूमि, भाव भंगिमा, मुखाकृति, चरित्र चित्रण पर बल दिया। और जहाँ तक बात रंगों की है, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद रंग का प्रयोग किया। और फिर ये रंग विधान में भी निपुण होते थे, मतलब दो रंग से एक नया रंग बना लेना, ठीक है। तो अब इनके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मुगल चित्रकार चित्र बनाने के लिए आप देखेंगे कि मोटी एवं पतली तूलिका का प्रयोग करते थे। तूलिका मीन्स ब्रश, जिससे कलर किया जाता है, वही है तूलिका या ब्रश। और भारतीय प्रभाव में आकर के ये गोल ब्रश का भी प्रयोग किए, गोल ब्रश। तो ये जो गोल ब्रश का प्रयोग करते थे, ये भारतीयता का प्रभाव था। तो ये भी इनकी एक विशेषता होती थी। चित्रों के साथ ये चित्रों में सुलेखन करते थे, चित्रों की विशेषता को सुंदर अक्षरों में अभिव्यक्त भी कर देते थे। सुलेखन कला का भी विकास हुआ, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि इन्होंने यथार्थवाद की जगह अलंकरण पर अधिक बल दिया। अलंकरण पर अधिक बल दिया। प्रकाश और छाया का भी प्रयोग किया। चित्रों में कहीं प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, कहीं छाया का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश छाया दोनों का प्रयोग किया। और छाया बनाने के लिए ये पतली तूलिका का प्रयोग करते थे, पतली तूलिका का प्रयोग करते थे, ठीक है। मुख्यतः जो चित्र बनाए जाते थे वो तो या तो
कपड़े पर बनाए जाते थे या कागज पर बनाए जाते थे? कपड़े और कागज पर। प्रारंभ में तो जो कागज था ईरान से मंगाया जाता था चित्र बनाने के लिए। जो कागज था कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से। यदि बाद में अकबर ने क्या किया, सियालकोट में, पाकिस्तान में है सियालकोट, सियालकोट में कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित किया, कारखाना। और फिर सियालकोट के कारखाने में निर्मित कागज में चित्र बनाए जाने लगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मुगल चित्रकला की ये अपनी कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, तो जब विशेषताएं पूछी जाए तो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से आपको उत्तर लिखना है। विकास पूछा जाए तो शासकों को, अलग अलग शासकों के समय में क्या विकास हुआ वो आपको लिखना है। तो मुख्यतः दो तरह के प्रश्न बन जाते हैं। अब पहला प्रश्न, मुगल काल में चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ, चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ, स्पष्ट कीजिए। क्रमिक विकास हुआ, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये अब इसमें आपको बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो भी चर्चा करनी है वो करेंगे। मुख्य रूप से हुमायूं से और जहांगीर तक मुख्य है, शाहजहां का थोड़ा सा विवरण, औरंगजेब के समय में पतन दिखा दीजिए। फिर मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थीं, क्या विशेषताएं थीं। ठीक है, इस पे प्रश्न आ जाएगा। तो वो जो अभी हमने विशिष्टता बताई उन सारी विशिष्टताओं को उल्लेख कीजिए। अब इसी के अंतर्गत कुछ छोटे शब्दों में अकबर कालीन चित्रकला, अकबर ने चित्रकारों को व्यापक संरक्षण दिया, उस पर प्रश्न आ जाए, या जहांगीर के समय में चित्रकला का चरमोत्कर्ष था, स्पष्ट कीजिए, तो उस पर आ जाएगा। तो उनके बारे में लिख दीजिए। मेन दो प्रश्न ये बनते हैं, लघु प्रश्नों में दो और बन जाते हैं, अकबर कालीन चित्रकला और जहांगीर कालीन चित्रकला। ठीक है, तो ये इस पे बनने वाले प्रश्न हैं, इनको आप अभ्यास कीजिए। और आज हमने आपको मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताओं को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल कालीन संगीत कला के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।